नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड में क्या इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा? ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुकाबला सिर्फ एनडीए और महागठबंधन में नहीं है, बल्कि तीसरे विकल्प के तौर पर जयराम महतो जिस तरीके से लगातार अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर रहे हैं, वो सूची बताने के लिए काफ़ी है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जयराम महतो न केवल खुद चुनावी मैदान में हैं, बल्कि अपने उम्मीदवारों को भी चुनावी मैदान में हर एक सीट से उतार करके जेएमएम, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी इन तमाम पार्टियों को कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी पार्टी, यानी कि अगर राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, किसी भी पार्टी के साथ उनका गठबंधन नहीं है। अकेले दम पर पार्टी चुनावी मैदान में है और उम्मीदवारों की लगातार लिस्ट जारी हो रही है। जेएलकेएम ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी की है। कुछ उम्मीदवारों के नाम भी बदले गए हैं। चर्चा इस बात की है कि क्या ये विधानसभा चुनाव बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम के लिए उतना आसान होगा जितना आसान 2019 और 2014 में देखने को मिला था। यानी कि 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी के नेतृत्व में बनी थी और 2019 में महागठबंधन की सरकार बनी थी। और अब खुद जयराम महतो ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ अलग अलग पार्टियों से तमाम नेता जुड़ेंगे। बीजेपी से नीतू जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस पार्टी से भी हमारे साथ उसके नेता जुड़ेंगे और साथ ही जेएलकेएम यानी कि जयराम महतो की पार्टी के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल उन सभी से संपर्क साधा जा रहा है, लेकिन हमारे साथ नीतू जी जुड़ चुकी है। नीतू जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, झारखंड में इस बार मुकाबला सिर्फ एनडीए और महागठबंधन में नहीं है। जयराम महतो की पार्टी खुल करके चुनावी मैदान में आ रही है और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है। अपने कितने बड़े प्रतिद्वंदी के तौर पर जयराम महतो को बीजेपी देख रही है? नीतू जी। जी जी, सभी को नमस्ते। जयराम महतो जी की अभी ऐसा कुछ व्यक्तित्व अभी उभर के नहीं आया। एक स्टूडेंट है और वो अपनी बातों को रख रहे हैं। कहीं ना कहीं जहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम होती है, उन सब उनका साथ देंगे ही, क्योंकि वो स्टूडेंट के लिए ज्यादा काम किए हैं। और अभी अभी पहली छवि बनी है और आगे रिजल्ट क्या होगा अभी इस पे निश्चित तौर पे कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि देखिए, अब अपना वो एक पार्टी अलग से तैयार किए हैं, तो उसका अभी कहीं ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्तित्व इस तरह का बरबस है जो पार्टी कोई डरे या उसको अपने प्रतिद्वंदी माने। ऐसा कोई अभी क्षमता नजर नहीं आ रहा है और ऐसा कोई अभी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात है कि आज जयराम महतो को अभी पूरे झारखंड या पूरे देश में पहचान बना रहा है। और पहचान बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। कोई अपनी कामों की बदौलत बनाते हैं, अपने पार्टी के बदौलत बनाते हैं। और आई होप हम यही चाहते हैं कि अगर अच्छे सोच के साथ अगर पार्टी में आते हैं और युवाओं के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। लेकिन सोच आपकी सही होनी चाहिए। वो राजनीति जो पॉलिटिक्स होता है कि हम सत्ता में आए या हम चुनाव लड़े या हमारा इतना सीट आया, उसका आप दुरुपयोग करेंगे तो फिर आप फिर पीछे चल जाएंगे। इसीलिए अभी इससे ऐसा कोई डर और भय की स्थिति अब बीजेपी के लिए उससे कोई ऐसा कोई मतलब नहीं है। बस ये बोलिए कि जेएमएम की वो कुछ सीट काट सकता है या जेएमएम की वोट काट सकती है। बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है जयराम महतो जी से। जी दीदी। बीजेपी को जयराम महतो से डर नहीं है, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने जयराम महतो की लोकप्रियता को देखते हुए ये जरूर कहा है कि अगर चाय पीने का मौका मिले, महतो जी तैयार होते हैं तो चाय जरूर उनके साथ हम पीना भी चाहेंगे। कुछ और भी सवाल है नीतू जी आपसे के साथ लेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ जयराम महतो की पार्टी यानी कि जेएलकेएम पार्टी के जो प्रवक्ता हैं विजय सिंह जी, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। विजय जी, सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि आज आपकी पार्टी ने 5वीं सूची जो है वो जारी की है और उस सूची में कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें बदल भी दिया गया है। क्या वजह रही कि जिन उम्मीदवारों के नाम पहले घोषित किए गए थे, आज 5वीं लिस्ट में उनके नाम को बदल दिया गया है? विजय जी। देखिए, सबसे पहले लाइव इंडिया के दर्शकों को पार्टी जोहार और नमस्कार। और जहां तक नामों को बदलने का प्रश्न है, अगर जयराम पार्टी काडर में का है वो लगभग लाखों, और ये पार्टी को भावनाओं से ऊपर नहीं है। जो सूची पहले जारी किए कार्यकर्ताओं ने आपस की होगी
लेकिन पार्टी ने उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए और अपने कार्यकर्ता के साथ जाते हुए हम लोगों ने कुछ नामों में जरूर किया है, बट इतना जरूर ही कार्य जिस ढंग से लोगों ने नामों के 53 नाम गए हैं और लगभग 3 लोगों ने फेर बदला है, तो सीधी मतलब यही है पर पार्टी नहीं है नामों को सो डेट मैसेज ना जाए। बिल्कुल हमारे साथ विजय जी बने रहिए। हमारे साथ कांग्रेस से कॉमिक जी भी जुड़ चुके हैं। कॉमिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव इंडिया के कार्यक्रम में। पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि उम्मीदवारों की लिस्ट जो जारी कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई है, पुराने ही विधायकों पर पार्टी ने इस बार भी भरोसा दिखाया है और जो पुराने कैंडिडेट थे जिनकी हार हुई थी उन पर पार्टी ने भरोसा दिखाया है। ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है कांग्रेस पार्टी के लिए, और साथ ही जयराम महतो जो है वो झारखंड की राजनीति में तीसरे विकल्प के तौर पर सामने आ रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती आप जेएलकेएम को देख रहे हैं इस चुनाव में? अमित जी। नमस्कार मैम। हेलो जी अमित जी, आपको आवाज आ रही है? जी 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 अमित जी, हमारा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। ज्यादातर पुराने विधायकों पर और पुराने उम्मीदवारों पर ही पार्टी ने इस बार भरोसा दिखाया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम लगातार अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही है। अभी तक 58 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो चुकी है, यानी कि 81 विधानसभा सीटों पर पार्टी उम्मीदवार उतारती है या नहीं ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन 58 उम्मीदवारों की सूची बताने के लिए काफी है कि जेएलकेएम ने आप लोगों को टक्कर देने के लिए, यानी कि एनडीए और महागठबंधन को टक्कर देने के लिए अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर उस पार्टी को देखते हैं आप लोग? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। वो सिर्फ ऐसे ही अफवाह एक तरह से है, हवाई है, ऐसा कुछ नहीं होगा। कांग्रेस फिर से जीत रही है जर्मनी में। अफवाह एक तरह से है, हवाई है, ऐसा कुछ नहीं होगा। कांग्रेस फिर से जीत रही है जर्मनी में। चलिए, हवाई है। विजय जी, इसका जवाब दीजिए। हवाई है, और हवाई को अगर इतनी आसानी से पार्टी लेती है तो फिर आप लोगों की क्या कुछ चुनौतियां होंगी तमाम राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों को, चूंकि लोकसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर आकर खुद जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो ने सभी को चौंकाया था, और जो वोट वो दोनों लेकर के आए थे वो सभी पार्टियों को विधानसभा चुनाव में सचेत रहने के लिए काफी है, लेकिन फिर भी पार्टियां जो है उनके अंदर आपको एक कंपटीशन के तौर पर लेने के लिए वो लोग तैयार नहीं है। विजय जी, वो देखिए, सबसे पहली बात की आधी बात आपने कह दी है कि पार्टी ने चुनौती दी है, पार्टी ने अपनी पहचान बनाई है, और जिस ढंग से लोकसभा के दौरान पार्टी ने परफॉर्मेंस किया है, ये इंडिया अलायंस वालों के लिए और एनडीए वालों के लिए, दोनों के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। पार्टी अगर पहली बार चुनाव लड़ती है, 8 लोकसभा पे चुनाव लड़ रही है, 8.5 लाख से अधिक वोट लेकर के आती है, स्वयं टाइगर जयराम महतो 3,47,000 से अधिक वोट लेकर के आते हैं, और ये कहते हैं कि चुनौती नहीं है। तो अगर क्या कहते हैं, बिल्ली को देख के अगर कबूतर आंख बंद कर रहा है तो ये कबूतर की भूल है। बिल्ली शिकार करेगी, इतना तय है, और इस बार हम लोग पूरी तरह से शिकार करने के लिए तैयार है, चाहे ये एनडीए वाले हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन वाले हो, ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। एक बात मैं आपके प्लेटफॉर्म से कहना चाहूंगा कि पहली बार हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है और खौफ ज्यादा है एनडीए के लोग, खौफ ज्यादा है इंडिया अलायंस के लोग। क्यों इन लोगों के बीच में खलबली मची हुई है? ये लोग टाइगर जयराम महतो का नाम लेने से भी घबराते हैं। आपको मैं अंदर खाने में आपकी बात बता देता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इंडिया अलायंस वाले और एनडीए वाले, जो टाइगर जयराम महतो जी के संपर्क में है। उनके कई उम्मीदवार हैं जो फोन करके बताते हैं कि थोड़ा हम लोग पे ध्यान दीजिए। तो गिड़गिड़ाते क्यों है, जरा पूछे कांग्रेस के प्रवक्ता को। अगर उनको डर नहीं है तो वो गिड़गिड़ा क्यों रहे हैं, क्यों डरे हुए हैं? क्या आप उन प्रवक्ताओं के नाम ले सकते हैं? चूंकि आप अगर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि सिर्फ आपके पास संपर्क आ रहा है और जयराम महतो से कहा जा रहा है थोड़ा देख लीजिए, तो सिर्फ ये कहने से नहीं होगा, इसके क्या सबूत हैं? विजय जी माफ करिएगा, देखिए सबसे पहले बात देखिए, अमित जी बताइए।
बात नहीं है, ऐसा कोई बात ही नहीं है। जो एक दो कार्यकर्ता बोल रहे हैं वो सब कार्यकर्ता उन्हीं के हैं। वो लोग कभी का इंडिया गठबंधन का नहीं है वो लोग। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, और इंडिया गठबंधन मैं एक बात कहना इंडिया चाह रहा हूँ गठबंधन कि पूरी शक्ति से अपना काम कर रही है। हेलो, संपर्क में है, जिसमें से कई पूर्व मंत्री रह चुके हैं झारखंड सरकार के अंदर। लेकिन की एक सुचिता है और हम लोग उस मर्यादा का पालन करते हैं। लेकिन जब मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं पार्टी की तरफ से कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या कांग्रेस के लोग हों, लोग पार्टी को संपर्क कर रहे थे टिकट के लिए। लेकिन हम लोग जो कार्डर बेस्ड पार्टी है, अपने उम्मीदवारों का, अपने समर्थकों का विश्वास नहीं तोड़ सकते हैं। कांग्रेस और बीजेपी के ऐसा जो राज्य में मंत्री तक रह चुके हैं, उनका टिकट हम लोगों ने नकारा है। उन लोगों के अनुरोध को हम लोगों ने नकारा है सिर्फ दो कारण से। पहली बात, पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के भावनाओं के विपरीत नहीं जाएगी, और दूसरी बात कि जो लोग अभी अभी हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं सिर्फ टिकट के लिए, चाहे वो राज्य में किसी भी पद पे रहे हो, पार्टी इंटरटेन करने नहीं जा रही है ऐसे लोगों को। बड़े नाम में अगर मैं बोल दूंगा तो घोटाला जाएगा। आप लोगों का तो विरोध हो रहा है जामताड़ा में, क्या ऐसा? अरे वो जामताड़ा नहीं, जामताड़ा में विरोध हो रहा है। मैं सीधे कांग्रेस के प्रवक्ता से ही कह देता हूँ, जामताड़ा में विरोध हो रहा है। पर हमारा काडर इतना बड़ा है, एक एक विधानसभा में 10-10, 12-12 लोग आवे। जिनको टिकट नहीं मिला है तो कुछ होंगे जो कि नाराज होंगे। आप अपने यहाँ देखिए ना कि लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के यहाँ भाग रहे हैं, कुछ लोग बीजेपी के यहाँ भाग रहे हैं। तो ये भागम भाग की स्थिति कांग्रेस, बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की कोई स्थिति नहीं है। मैं बात जरूर स्वीकार करता हूँ कि टिकट बंटवारा कुछ कार्यकर्ता निश्चित तौर पर नाराज हुए हैं। राजनीति है, राजनीति में लोगों की इच्छा होती है, लेकिन उस महत्वाकांक्षा भूत होकर के कोई राज्य के हितों की बलि नहीं चढ़ाएगा। कोई भी टाइगर जयराम महतो और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के खिलाफ मोर्चा नहीं खोलेगा। मैं पूरे विश्वास के साथ करता हूँ कि जो विरोध, अभी देखिए टिकट बटाया है, थोड़ा बहुत नाराजगी है, लोग थोड़ा बहुत विरोध करेंगे, समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसकी मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। जी हमारे साथ नीतू जी भी जुड़ी हुई हैं, बीजेपी की उम्मीदवार हैं, माफ करिएगा बीजेपी की नेता हैं, और उनसे भी हम कुछ सवाल लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि झारखंड का ये जो विधानसभा चुनाव हो रहा है नीतू जी, खास करके हेमंत सोरेन के खिलाफ हो रहा है। यानी कि सत्ता की गद्दी से हेमंत सोरेन को हटाना है, चुनाव इसलिए लड़ा जा रहा है। लेकिन बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है, अभी तक हेमंत सोरेन की सीट से उन्होंने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। यानी कि जिस हेमंत सोरेन को सत्ता से हटाने के लिए ये पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया में भाजपा आगे बढ़ रही है, अभी तक बरहेट से कैंडिडेट ही घोषित नहीं हुआ है। यानी कि हेमंत सोरेन के खिलाफ भाजपा का कोई दिग्गज नेता ऐसा नहीं है जो कि उस सीट से आके चुनाव लड़ सके। खुद बाबूलाल मरांडी आदिवासियों के नेता कहे जाते हैं, लेकिन जनरल सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि अगर वो खुद हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनावी मैदान में है तो उन्हें बरहेट से चुनाव लड़ना चाहिए था और कड़ी टक्कर देनी चाहिए थी, और जनता फैसला करती कि क्या बाबूलाल मरांडी या हेमंत सोरेन कौन होगा मुख्यमंत्री, जनता तय करती। तो फिर हेमंत सोरेन के विधानसभा में अभी तक बीजेपी ने अपने पत्ते क्यों नहीं खोले हैं? नीतू जी इसका जवाब दीजिए। जी दीदी, जैसा कि पहले सूची तो बना था, लेकिन जिस तरह की लुईस मरांडी दीदी बरहेट से उतारना था तो वो अभी जेबीएम में चल गई है। लेकिन बहुत पुरानी, मतलब हमारी मंत्री और विधायक भी रह चुकी थी, 24 साल से वो पार्टी में सक्रिय थी। लेकिन अभी उनके जाने से क्या है, और अभी पार्टी से जगह को भी बहुत सारा जगह क्योंकि देखिए, जहाँ तक बात है ना, वहाँ थोड़ा जेबीएम का जो तीर धनुष को लेकर आदिवासियों का एक मन में बैठा हुआ है कि ये तीर धनुष ही हम लोगों को राज्य अलग किया या कुछ काम किया, ये धारणाएं जो मतलब बैठ गई है। क्योंकि देखिए, वो लेटेस्ट जो प्रोग्राम होता है या फिर जो डेवलपिंग होता है, उनसे उन लोगों का कोई लेना देना नहीं होता है। वो लोग बस सब चीज में समझौता कर लेते हैं, कहीं भी सोले कुछ भी खा ले, सरकार क्या दिया नहीं दिया उससे कोई लेना देना नहीं। बस उनके ये मन में आ जाता है हम आजाद हैं, अच्छी जिंदगी अगर किसी तरह खा पी रहे हैं और अच्छे, तो ये जेबीएम ने कर देना है। इस कारण वो अंधविश्वास में ऐसे लोगों को ऐसे लोग अंधविश्वास में रहते हैं और एकदम अंधाधुंध वो वोटिंग करते हैं। इस कारण लोगों वो वहाँ के लोग शिक्षित और जागरूक नहीं है।
इस कारण ऐसे कैंडिडेट को निकाला जाए ताकि उन लोगों को मतलब जो क्या कि एक सरकार का डेवलपिंग है वो वहां नहीं हुआ है, उनको समझाना है निश्चित तौर पर बीजेपी की ओर उन्हें आकर्षित करना है। इस कारण बहुत सारे वहां पर मतभेद हैं और ऐसा कैंडिडेट को बहुत काफी सोच समझ के उतारा जाएगा, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है और विचार विमर्श 1-2 दिन में तो फाइनल हो ही जाएगा। बाद बाकी सभी जगह तो सीट निश्चित तौर पर घोषणा हो ही गया है। बस 1-2 ही जगह 20 और ये इसमें है कि थोड़ा सा इसमें विश्लेषण हो रहा है। देखिए विश्लेषण करना तो कोई बड़ी कोई माने बुरी बात तो नहीं है ना, हर पार्टी अपने अंदर विश्लेषण करती है, हर पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ होते रहती है। तो जहां तक है पिछले बार हम लोग सरकार में नहीं थे, इस बार सरकार में आना है। लेकिन जनता भी ये जानना चाहती है कि अगर हेमंत सोरेन को सत्ता से हटाने की ही अगर ये लड़ाई है तो फिर जिसे आप मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं यानी कि बाबूलाल मरांडी को बेसिकली पार्टी ने प्रोजेक्ट किया है, भले ही नाम की घोषणा अभी नहीं की गई हो। भाजपा अक्सर ही हर चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ती है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर और एक आदिवासी चेहरे के तौर पर अगर उन्हें लाया जाता है राज्य में और पार्टी में शामिल कराया जाता है तो फिर जनरल सीट से चुनाव लड़ाना ये जो लोग हैं, जो दर्शक हैं और जो आम पब्लिक है वो भी नहीं समझ पा रही है कि आदिवासी चेहरे को आदिवासियों पर क्या उम्मीद नहीं थी कि वो उन्हें वोट करेंगे जो उन्हें जनरल सीट से चुनाव लड़ाया जा रहा है, ये भी सवाल उठ रहा है। और हेमंत सोरेन के खिलाफ मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कोई चेहरा हो सकता था बरहेट से तो वो खुद बाबूलाल मरांडी हो सकते थे। तो बाबूलाल मरांडी ने क्यों नहीं चुना मुख्यमंत्री के खिलाफ उसी सीट से चुनाव लड़ने का? सवाल ये है। रिजर्व है तो आदिवासी ही होंगे, लेकिन जनरल जहाँ रिजर्व है जनरल होगा, पर ऐसा पार्टी ने नहीं किया है अब तक। जैसे कि आप जामताड़ा ही ले लें तो वहां पर भी ऐसे जनरल सीट था तो वहां पर ऐसे रिजर्वेशन के लिए उस कोटा को फिर से दुरुपयोग किया गया। इसी कारण बरहेट में है कि बाबूलाल मरांडी खुद नहीं चाहते कि हम इस कंपटीशन में आए। तो हो सकता है कि उनके अंदर उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो या फिर उनको आत्मविश्वास का कमी हो, क्योंकि माननीय प्रदेश अध्यक्ष को चाहिए था कि आप सीधे तौर पर मुकाबला करते, पर आला कमान का ये फैसला क्या है नहीं है उन लोगों का भी देखिए कि क्या होता है नहीं होता, नहीं ज्यादा हम नहीं बोलेंगे इसमें। लेकिन हम लोग का कहना था कि जरूर आपका ये सवाल बहुत सही है कि उनको करना चाहिए और अपने काम से और लोगों को आत्मविश्वास जगाना चाहिए था और सीट को निश्चित तौर पर आपको जीत हासिल करना था। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला है, लेकिन आगे देखिए कि क्या हो सकता है कि कुछ चेंजिंग हो। अभी भी पार्टी में जो भी घोषणा होगा कहीं 1-2 जगह चेंजिंग भी होगा, तो अभी फाइनली नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है। जी। ये कोशिश करेंगे चूंकि जयराम महतो की अगर हम बात करें तो जयराम महतो फिलहाल डुमरी से वो चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनता के बीच भी जा रहे हैं, लेकिन उनकी लड़ाई भी झारखंड में कई सारे मुद्दों को लेकर के है। ऐसा लग रहा है कि जयराम महतो सिर्फ और सिर्फ सुदेश महतो के साथ ही फाइट करने के लिए रेडी हैं और लगातार कह भी चुके हैं कि अगर सुदेश महतो जिस सीट से दूसरी सीट से चुनाव लड़ेंगे, सिल्ली को छोड़ करके अगर अन्य सीटों से वो अपने नाम की घोषणा करते हैं तो वहीं से वो भी चुनावी मैदान में होंगे। लेकिन जयराम महतो भी बरहेट से चुनाव वो क्यों नहीं लड़ रहे हैं? अगर लड़ाई हेमंत सोरेन के खिलाफ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जयराम महतो की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ सुदेश महतो के साथ ही है। विजय जी, सबसे पहली बात की भारतीय जनता पार्टी के लिए सदस्य यहाँ पर बैठी हुई है, वो अपने ही को डिफेम कर रही है, अपने ही पार्टी को कट रही है। मैं इस जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि जो माननीय नेत्री भारतीय मेन स्ट्रीम के पार्टी के बारे में इनको जानकारी नहीं है, पहली बात। और दूसरी कि आदिवासियों में जो ये स्टेटमेंट दे रही है ये इनके पार्टी के खिलाफ जा रहा है। बाबूलाल मरांडी जी के बारे में जो बातें है ये इन्हीं के खिलाफ जा रहा है। जो बातें ये बोल रही है आपके चैनल पर, अगर इनके नेता सुनेंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मैं एक सवाल में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि 24 साल के राज्य में 17 साल आपकी पार्टी रही है यहाँ प्रशासन में, आप आदिवासियों को अनपढ़, गंवार और जाहिल कह रहे हैं। आदिवासियों में जागरूकता की कमी है, आदिवासियों में शिक्षा की कमी है, तो आपके बाबूलाल मरांडी, आपके अर्जुन मुंडा क्या कर रहे थे यहाँ पर? दो आपको बाबूलाल जी को मुख्यमंत्री, अर्जुन मुंडा जी को बनाया। अभी जो पिछली सरकार अर्जुन मुंडा जी ट्राइबल मैटर्स के मंत्री रहे हैं केंद्र के। तो भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के आदिवासियों के लिए क्या किया?
और सबसे पहली बात कि अगर आज भी भारतीय जनता पार्टी आदिवासी पे दुख का रोना रोती है, पिछड़ेपन का रोती है, तो मुझे तो लगता है कि आदिवासियों को भारतीय जनता पार्टी के गिरबान पकड़ना चाहिए। उन्होंने राज्य के लिए क्या कुछ किया है। अब मैं आता हूं आपके सवाल पर कि आपने ये कहा कि जयराम महतो जी को बरहेट से लड़ना चाहिए, तो आपका सवाल ही गलत है। बरहेट सुरक्षित सीट है और जयराम महतो जी बरहेट से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये टेक्निकल बात आप दीजिएगा विजय जी। नीतू जी जवाब पहले दे दीजिए, फिर मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा विजय जी। नीतू जी से जवाब ले लेते हैं। विजय जी, नीतू आपने जो सवाल भारतीय जनता पार्टी पर उठाए हैं उसका जवाब नीतू जी से पहले ले लेते हैं और उसके बाद मैं चाहूंगी कि मेरे सवालों का आप जवाब दीजिएगा। नीतू जी जवाब दीजिए जो विजय जी ने कहा है। ये व्यक्ति तो अभी नए नए आए हैं और इनका अभी पार्टी का अस्तित्व ही क्या है। आप बोलते हैं कि मेरा पार्टी मेरे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? आदिवासी आज भी अशिक्षित है। आप रूरल एरिया में जाइए, आदिवासी को बोलने नहीं। अगर वो चुंडे से लड़ेंगे, पहले बात को समझिए आप, ऐसे नहीं चलेगा, ये गलत। 5 साल अगर आप सरकार में की क्या स्थिति है, आपको मैं तस्वीर दिखाऊं? ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है, ये तरीका नहीं है। भाई अलग कानून का निर्णय होता है, उसमें हम क्या बोल सकते हैं? अलग कानून किसको उतारेंगे, किसको नहीं उतारेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन आप बरहेट के अंदर जाके देखें, बरहेट के जनता और जो आदिवासी है उनकी क्या स्थिति है, क्या किया है झारखंड सरकार ने आदिवासियों के लिए, वो कैसे डेवलप होंगे? आप 17 साल में क्या कर रहे थे? हम लोग के नजर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में चलने वाली सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने जो 17 साल यहाँ पे शासन किया है, ये दोनों सरकार रही है, डबल इंजन की सरकार। क्यों नहीं हुआ आदिवासियों का विकास? जनता भी चाहती है और पूछती भी है जनता। सबसे ज्यादा तो आप लोगों ने ही शासन किया है नीतू जी। डबल इंजन की सरकार थी तो यही हमने रघुवरदास थे जो पहाड़ों में जाकर बिजली दिए थे, पहाड़ों में जाकर पानी दिए थे पहाड़िया आदिवासी के लिए। क्या किया नहीं किया था रघुवरदास ने? आज अगर जितने भी आदिवासी थोड़े जागरूक हुए हैं सिर्फ हमारी सरकार बीजेपी सरकार में, उसके बाद आप 5 साल में देख लीजिए कि कोई आपके मान लिए ये विधायक जो है बसंत सोरेन जी, बोलिए कभी एरिया गए हैं, कभी फील्ड घूमे, जो आपको आदिवासी ने बहुमत देकर आपको दांत बनाया, उसके लिए आपने कभी सोचा? उसके दुख सुख में आपने कभी गया? आपने उसे शिक्षा के लिए बोला? आपने बताया कि आपके शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था है? इस चीज को मैंने उखाड़ा है, इस चीज को मैंने बोला है बरहेट के लिए। कौन बोल सकता है? आज आप 4 दिन के पार्टी में आए, अभी गुरूर मत करिए। ऐसे कितने पार्टी आए और गए, कुछ नहीं कर सके। जो भारतीय जनता पार्टी है, बस भारतीय जनता पार्टी ऐसे नहीं चलेगा। ये डिबेट का तरीका नहीं है, ये डिबेट का तरीका नहीं है। ये स्ट्रीट फाइट करने के लिए हम नहीं आए हैं यहाँ पर। बात मत बोलिए। अभी आप में कौन सी गुरूर हो गई? कौन सा ऐसा काम कर दिया आपने? झारखंड अरे सुनिए ना, अरे मौका नहीं मिला है अभी तक हम लोगों को। आप हमसे सवाल पूछ रही है, आप अपने गिरबान में झांक के देखिए ना। 17 साल तक आप लोगों ने शासन किया है यहाँ पे, 17 साल आप लोगों ने शासन किया। आप लोगों के अंदर तो नैतिकता ही नहीं है। झारखंड जो 24 साल के अंदर जो डिरेल हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा रोल रहा है, बड़ा रोल रहा है। उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा रोल रहा है। ठीक है, एक एक करके नीतू जी सभी को बोलने का मौका दीजिए। बोलिए विजय जी। 24 साल देखिए, 24 साल देखिए, टोका टाकी ना करें, टोका टाकी ना करें। मेरा कहने का मतलब है कि 24 साल के राज्य में देखिए, फिर वही बात, उनको चुप कराइए उनको। ये स्टेट फाइट करने के लिए मैं नहीं आया हूँ बैनर पे। मेरा कहने का मतलब है कि 24 साल के शासन में 17 साल भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया है। बाद बाकी जो पीरियड रहा है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर किया है। तो इस राज्य की दुर्दशा के लिए, यहाँ के अवसर लूटे जा रहे हैं, यहाँ का संसाधन लूटा जा रहा है, उसके लिए ये दोनों ही गठबंधन दोषी है। आज ये लोग अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग गलत दलील देने की कोशिश कर रहे हैं। आप अरे सुनिए ना, आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की बदलाव से ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अगर सही गवर्नेंस किया होता तो आप लोगों को बाहर से नेता आयात करने की जरूरत क्यों है? आप क्यों हेमंत बिश्व शर्मा को बुलाए हैं?
आप क्यों शिवराज सिंह चौहान आकर के कैंपेन कर रहे हैं? क्यों बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा को आप लोगों ने आगे नहीं किया है? क्यों शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं? आपके झारखंड के नेता नॉन परफॉर्मिंग हो गए हैं क्या? जाती अपनी जुर्माने में आपने काम नहीं किया है, और आपके बाहर से आने वाले जो नेता है वो अक्सर झूठ बोल रहे हैं, और जब वो झूठ बोलेंगे, झूठ बोल करके वहां से निकल जाएंगे। अब देना पड़ेगा बाबूलाल मरांडी को और अर्जुन मुंडा जी को। वो कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए आए हैं। रही बात हम लोगों की बात, तो हम लोग आपने वो औकात है क्या? आप कौन सी पार्टी है? आपका कौन आदमी आएगा बाहर से? कौन सा राज्य से आएगा? वो मेरे माननीय मुख्यमंत्री है जिसका आपने बार बार बात किया। वो एक अपने देश को, अपने राज्य को आपके नेता झारखंड में बेकार है, आपके नेता झारखंड में बेकार है, इसलिए बाहर से लोगों को मंगवा रहे हैं यहाँ पर। ये बाहरी जनता पार्टी है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं आप बाहर से नेता आयात करते हैं, आप बाहर से वोटर आयात करते हैं, इसलिए आपको बाहरी जनता पार्टी बोलते हैं। आप लोगों को राज्य की चिंता नहीं है, आपको दूसरे राज्यों की चिंता है। आप पॉलिसी बनाएंगे पटना में, आप पॉलिसी बनाएंगे दिल्ली में, आप बाहर से नेता तक आयात करते हैं। बाहरी जनता पार्टी है और आप ही से लड़ाई है। आप इसके बारे में बोलते कैसे हैं कि वो कौन आ सकता है, क्यों आया, नहीं आया? आप कौन होते हैं बोलने वाले? हमारे पार्टी के लोग हैं, आ ही सकते हैं, बोल ही सकते हैं, गाइडलाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग एक सक्सेसफुल राजनीतिक है, उन्हें शिक्षाविद है, उन्हें हम लोगों को सिखाते हैं, इसीलिए उन लोगों को बुलाया जाता है। मेरा ये रहेगा, चूंकि भाजपा परिवारवाद को लेकर के तमाम मंचों पर कहती है, नरेंद्र मोदी भी अपने भाषण में परिवारवाद का जिक्र करते हैं, लेकिन भाजपा परिवारवाद की जो परिभाषा झारखंड में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के बाद जो दे रही है, उस परिभाषा को जनता अब नहीं समझ पा रही है। चूंकि परिवारवाद को लेकर आप आरजेडी को घेरते हैं, आप जेएमएम को घेरते हैं, आप अखिलेश यादव को घेरते हैं, तमाम पार्टियों को घेरते हैं, लेकिन खुद रघुवर दास जो कि उड़ीसा के राज्यपाल हैं, उनकी बहू को पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनाया जाता है। क्या बीजेपी में और कोई उम्मीदवार या कैंडिडेट नहीं थे जिन्होंने पार्टी की लंबे वक्त तक सेवा की? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी के नेता परिवारवाद का जिक्र यहाँ नहीं करते। अर्जुन मुंडा की पत्नी को टिकट दिया जाता है, ढुल्लू महतो के भाई को टिकट दिया जाता है, क्या ये परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता है? नीतू जी, सिंपल सवाल है और मैं चाहूंगी कि इसका जवाब ईमानदारी के साथ आप दीजिए कि आप लोगों के लिए परिवारवाद की परिभाषा बदल जाती है और अन्य पार्टियों के लिए परिवारवाद की भाषा आप लोगों के स्तर से बदल जाती है। रघुवर दास की बहू को टिकट देना ये कितना जायज है उम्मीदवारों को नजरअंदाज करके, और ये कह देना कि वो उनकी परंपरागत सीट है? वो रघुवर दास की परंपरागत सीट क्या रघुवर दास ने खरीद करके लाई थी, या फिर पार्टी ने ही उन्हें वहां से उम्मीदवार और कैंडिडेट बनाया था? और आज अगर वो नहीं है तो किसी अन्य को मौका मिलना चाहिए या उनकी बहू को मौका मिलना चाहिए जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था? इसका जवाब दीजिए नीतू जी, ईमानदारी से जवाब दीजिए। जी देखिए, परिवारवाद हम लोग उसको मानते हैं, जैसे अब पति पत्नी है, माता पिता है, भाई है, भाभी है, भतीजी है, भतीजा है, बस उसी को लेकर उसी को आगे शीर्ष पद पे दिया जाता है, उन्हीं को टिकट दिया जाता है, वो एक परिवारवाद में आता है। जैसे अब रघुवर प्रसाद की बहू की बात बोल रही है, रघुवर प्रसाद जी चूंकि उस क्षेत्र के दावेदार थे और जीते भी थे और मुख्यमंत्री भी बने थे, इसलिए उनका इच्छा था कि हमारा अस्तित्व यहाँ पर झारखंड में बने रहे। इस कारण उन्होंने अपनी बहू, बेटी जैसी बहू को उतारा। इसमें परिवारवाद से कोई इसका ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि उनका एक इच्छा था कि अगर हम नहीं है, अब हम राज्यपाल बन गए हैं, तो अगर हमारा अस्तित्व बचे तो ऐसा बहू काम करे महिलाओं के लिए या फिर अपने पार्टी के लिए, ताकि हमारा जो हम जो झारखंड के लिए किए हैं वो हमारा एक नाम बना रहे, इसीलिए उन्होंने बहू को उतारा ऐसा। और फिर बहुत बड़ा ये परिवारवाद की बात नहीं होती है। अर्जुन मुंडा चूंकि वो हार गए थे लोकसभा में, इसीलिए उनकी पत्नी का वाजिब दावेदारी थी चूंकि लगातार फील्ड में पहले से भी काम कर रही है, तो वो एक चूंकि रिजर्वेशन में अर्जुन मुंडा जी मानी आते हैं, तो उनकी वाइफ चूंकि एसटी महिला का हम लोगों के पार्टी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, इसीलिए उनको दिया गया है। बात ना कि ऐसा कौन परिवारवाद है जो कि पति पत्नी, भाई बहन, भौजाई, भतीजी, भतीजा ऐसे मतलब परंपरागत चल रहा है कि सभी मिलके लूटो, सभी करो, बस इतना ही आदमी हम लोग रहेंगे, बाकी सब मुखौटा रहेगा। ऐसा तो बीजेपी में नहीं हुआ है, ऐसा तो बीजेपी वाले ऐसा कोई पार्टी को देके ऐसा तो कुछ साबित नहीं किया है, ये बिल्कुल बेबुनियाद गप है। और देखिए पार्टी बढ़ा रही है, यानी कि ससुर है अब बहू है, बहू के बाद अब कोई और होगा, एक शुरुआत आप लोगों ने भी कर दी है।
हम विजय जी आपसे सवाल लेना चाहेंगे। आप नीतू जी के जो उन्होंने जवाब दिया है उससे आप कितने सहमत हैं? और मैं चाहूंगी कि आप जरूर इस परिवारवाद को भी आप भी परिभाषित करें कि आपके हिसाब से परिवारवाद क्या है। चलिए विजय जी हमारे साथ अभी जुड़ेंगे। नीतू जी आपसे एक सवाल ये भी रहेगा, चूंकि आपने कहा नीतू जी कि उनकी इच्छा थी कि उनकी बहू आगे आए और चीज़ों को संभाले, लेकिन पार्टी में और भी कई कार्यकर्ता थे जो लंबे समय से इस उम्मीद में थे कि अब अगर रघुवर दास गए हैं तो उन्हें एक मौका मिलेगा पार्टी की ओर से, लेकिन वो मौका उन्हें नहीं मिलता है। उन कार्यकर्ताओं का क्या दर्द है नीतू जी? एक कार्यकर्ता आप भी हैं, क्या आपकी इच्छा नहीं होगी कि आगे चल के आप भी उम्मीदवार बने, आप भी चुनावी मैदान में आए? भाजपा की प्रवक्ता है, आप पार्टी की नेत्री हैं, लगातार आप अपने मंचों पर आती हैं, अपनी बातों को रखती हैं, लेकिन वही पार्टी अगर आपको नजरअंदाज करती रहे जीवन भर तो क्या आपकी पीड़ा सामने नहीं आएगी नीतू जी? जाएंगे तो दीदी निश्चित तौर पर हम फाइट करेंगे कि नहीं, हम आग्रह करेंगे प्रदेश से और केंद्र से आग्रह करेंगे कि हम उस लायक हैं, आप हमको बनाइए। लेकिन वहां पर तो बात है कि जैसे कि फाइट करेंगे, उनका अपना एक जो है व्यक्तित्व था, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, क्योंकि उनका बहुत अपना वोटर था। वैसे लोग बोलते हैं कि आप रघुवर जी को बोल रहे थे कि आप आइए, हम लोग आपको चाहते हैं, लेकिन वो बोले कि चलो हम अपने घर का ही एक मेंबर को ऐसे उतारते हैं ताकि वो आप लोगों के लिए काम करे, और इससे क्या है कि हमारा भी अस्तित्व बचा रहेगा और हम आपसे आपसी जो एक प्रेम है, जुड़ाव है, वो लगातार बने रहेगा। इस कारण ही ये सीट है, इसमें ऐसा कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए महिलाओं को भी तो सीट देना जरूरी है ना, सीट देना जरूरी था, क्योंकि देखिए बीजेपी ही एक ऐसी सरकार जो महिलाओं के साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी, जो नीतू जी ने परिवारवाद को डिफाइन किया और कहा कि चाचा भतीजा मामा बेटा जो सदियों से चला आ रहा है परिवारवाद, वो है ना कि रघुवर दास को टिकट दिया गया था और अब उनकी बहू को दिया गया है, अर्जुन मुंडा को मिला था और अब उनकी पत्नी को मिला है, ये परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता है। आप इस पे क्या कुछ कहना चाहिएगा विजय जी? बिल्कुल, नीतू जी से पहले कल मैं बाबूलाल मरांडी जी को सुन रहा था, उन्होंने गलत परिवारवाद की परिभाषा दी है। उनको टॉप लेवल पे परिवारवाद से आपत्ति है। उन्होंने ये कहा है, हालांकि हम लोग कांग्रेस के समर्थक नहीं है, बट उन्होंने जो शीर्ष में जो परिवारवाद चलता है पार्टी उसके खिलाफ है। तो ये परिवारवाद की दोहरी परिभाषा नहीं चलेगी। आप अगर गांधी परिवार पे टारगेट कर रहे हैं, हम लोग डिफेंड नहीं करते गांधी परिवार को। परिवारवाद की जो परिपाटी है वो गलत है राजनीति के अंदर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब एक ही विषय को दो तरह से जब परिभाषित करती है तो हम लोगों को आपत्ति है। आपको अगर टॉप लेवल पे परिवारवाद पे अगर आपत्ति है तो आप बॉटम लेवल पर आप डिफेंड कर रहे हैं। अभी जो सूची आई है 66 लोगों की भारतीय जनता पार्टी का, उसमें 13-14 लोग हैं जो कि परिजनों को टिकट दिया गया। कहीं पत्नी को टिकट है, कहीं भाई को टिकट है, कहीं बेटा को टिकट है, कहीं बहन को टिकट है। तो ये परिपाटी गलत है। परिवारवाद की दोहरी परिभाषा नहीं हो सकती है। परिवारवाद परिवारवाद है। इसलिए नीतू जी जो कह रही हैं वो सरासर गलत कह रही हैं और ये डिफेंड कर रही है, ये दुहाई दे रही है कि जो जनता है तो जनता भारतीय जनता पार्टी का है या रघुवर दास का है। जनता किसी अब अगर बाघमारा की बात करें तो ढोलू मातो की जनता है या भारतीय जनता पार्टी की जनता है, देश की जनता है। आप परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं, इस बात को आप स्वीकार कीजिए। और परिवारवाद की गलत परिभाषा जो भारतीय जनता पार्टी दे रही है ये स्वीकार्य नहीं है। ये लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। बीजेपी हमेशा टारगेट करती रही है दूसरे पार्टियों को परिवारवाद के मामले पर, लेकिन खुद परिवारवाद पे घिरी हुई है, ये इनको स्वीकार करना चाहिए। सच सच होता है। नीतू जी सम्मानित प्रवक्ता है, बैठी हुई है पैनल पे, लेकिन मेरा उनसे भी आग्रह होगा कि पार्टी को आप डिफेंड करें, मगर सच को आप स्वीकार कीजिए कि परिवारवाद की दो परिभाषा नहीं हो सकती है। परिवारवाद की एक परिभाषा है कि किसी भी परिवार का एक व्यक्ति अगर राजनीति में सक्रिय है तो उसी परिवार के दूसरे व्यक्ति को अगर आप मौका दे रहे हैं, ये परिवारवाद है, चाहे फॉर्मेट कोई भी हो। परिवारवाद की बिल्कुल इस तरीके से दोहरी परिभाषा नहीं हो सकती है नीतू जी। और सवाल यही है कि एक ऐसे व्यक्ति को सामने लाना जिनका राजनीति से दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं है, सिर्फ ताल्लुकात यही है कि उनके ससुर राजनीति में है तो आप उन्हें राजनीति का हिस्सा मान ले, ये कहीं से जायज नहीं है। और ये दोहरी नीति को लेकर के ही जनता कंफ्यूजन के मूड में है। नीतू जी आखिरी इसका जवाब आप दे दीजिए, उसके बाद फिर हम अमित जी के पास जाएंगे, काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, ये परिवार, इसको हम परिवारवाद मानते ही नहीं। आप जिस परिस्थिति में उन्हें टिकट मिला है
क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा है जहाँ पर 30% 35% महिलाओं के लिए सीट आरक्षित किया लोकसभा विधानसभा में, क्योंकि अभी ये स्थिति लागू नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी झारखंड भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं की सम्मान देने वाली पार्टी है, आगे करने वाली पार्टी है। अगर 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 महिलाओं के होने के नाते अगर उसको टिकट दिया गया है, टिकट दिया गया है, वो समाज में नहीं आता। आप गलत बोल रहे हैं, हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इस बात को हम मानते हैं। आप अपना अपना देखिए, यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है। यहाँ अपने बदौलत जो काम करने लायक होता है, जो जनता के बीच जाते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, जनता के लिए सोचते हैं, उन्हें ही टिकट दिया जाता है, क्योंकि वो डिजर्विंग होते हैं। और ऐसा यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप शीर्ष नेता में आप देख लीजिए, स्वीकार नहीं है। परिवार में किस बड़े नेता ने अपने परिवार को आगे लाया है। आज इस उदाहरण को आपने बोलना होगा कि ऐसा कौन सा पार्टी का बड़े सिर आला कमान है आप लोगों ने जिन्होंने मौका अपने दिया है, यानी कि आप लोगों ने एक कोशिश की परिवारवाद को खत्म करने की, और उस परिवारवाद को आगे बढ़ाने की कोशिश भाजपा की ओर से झारखंड के उम्मीदवारों की लिस्ट में साफ तौर पे नजर आ रहा है। अमित जी, मैं चाहूंगी इसका जवाब आप दीजिए। ये लोग परिवारवाद के बारे में जो बोल रहे हैं ना बीजेपी वाले, ये लोग अभी खुद अपना लिस्ट देख ले, छाट के उसमें कितना परिवारवाद को देता, एक दूसरे घर से लाई, एक बहू को सम्मान के साथ को दिया, क्योंकि महिलाओं को सम्मान नहीं, आप अपना देखिए। ये परिवारवाद को बहाना मत बनाइए। आप अपना देखिए। और रही बात झारखंड में, इंडिया गठबंधन इस बार 60 पार कर रही है और बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इस पर निश्चित रहिए, जनता मान लिया है, ठान लिया है। पहले हम एक जवाब देना चाहते हैं। पहले इंडिया गठबंधन ये तो डिसाइड कर लेगी लाइव इंडिया हर्पल के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी कि आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बातों को रखा। नीतू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़ी, अपनी बातों को आपने रखा। और साथ ही अमित जी, आपका भी धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बातों को रखा। क्योंकि झारखंड की राजनीति में इस वक्त त्रिकोणीय मुकाबला साफ तौर पर नजर आ रहा है, और तीसरे विकल्प के तौर पर जयराम महतो जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, ये सभी पार्टियों को सचेत करने के लिए काफी है कि लोकसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर जिस तरीके से वो उभर करके उनकी पार्टी सामने आई थी, उसके बाद से ही इनकी चर्चा हो रही है और लोग इन्हें सुनने के लिए पहुंचते हैं। यानी कि अगर जयराम महतो और उनकी पार्टी को अगर हल्के में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां ले रही हैं, तो इसका दूरगामी परिणाम उन्हें आने वाले दिनों में नजर आ सकता है। लेकिन फिलहाल झारखंड की राजनीति में जनता क्या कुछ फैसला लेगी, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। तीनों मेहमानों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मेरे साथ अभी के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर्पल। नमस्कार।